हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था अपने चैनल के माध्यम से कि करंट अफेयर्स के लिए हम लोग अप्रैल लास्ट वीक में 700 प्लस यानी कि 750 से भी ऊपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आएंगे, जो कि आपके ई दृष्टि, घटना चक्र, घटनासार वार्षिकी 2023 और प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन्स हैं मंथली, उनके पे आधारित ये प्रश्न बनाए गए हैं, जिसमें कल पहली क्लास हम लोगों ने कर ली और 100 प्रश्न उसमें सॉल्व कर लिए। आज हम ये दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग 100 या 120 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये अगले 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ताकि लास्ट टाइम पे आप 10 से 15 दिन में आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। तो आपके 99% कह रहा हूँ कि अगर 30 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के, तो आपके 25 to 27 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने घटनासार या घटना चक्र करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोनों ही मैगजीन्स को हम लोगों ने कवर किया बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर किया है, फालतू टॉपिक को नहीं। तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ध्येय आईएएस की, दृष्टि आईएएस की और प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम लोगों ने करा रखा है। घटना चक्र की मैराथन भी आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे हर सब्जेक्ट की मैराथन्स है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से, जो हमारा अगला सीरीज़, मतलब इसी सीरीज़ में हमारी जो सेकंड क्लास होगी। और पहली क्लास पे आप लोगों का अच्छा खासा मुझे प्यार मिला है, आप लोगों के रेस्पॉन्स भी अच्छे मिले हैं कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। तो बिल्कुल मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, प्रॉमिस किया है तो भाई बिल्कुल करेंगे। और आप लोगों ने थंबनेल में जो मैगजीन्स देखी हैं वो पीसीएस की जान कहलाती हैं, यानी उनसे बाहर तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और हम लोगों ने फिर भी 3 से 4 मैगजीन्स को कवर करते हुए इसको तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 101 से। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारा खजाना है, आप लोग बिल्कुल इतना सारा खजाना है कि आप लोग कहेंगे सर कि ये चैनल और पहले मिल जाता तो शायद तैयारी और बेहतर हो जाती। लेकिन समय अभी बहुत है, आराम से आप कर सकते हैं, प्रॉपर आपके लिए हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 101 पढ़ते हैं। एम्मी अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला सक्सेशन, उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो, नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता ली जंग जे और नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री जेंडिया, जो कि यूरोफिया है, यूफोरिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने युग्म सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 का मतलब केवल एक नहीं, एक का मतलब एक सुमेलित होगा, 2 का मतलब दूसरा वाला नहीं, बल्कि 2 कोई से भी युग्म सुमेलित होंगे, और 3 का मतलब है कोई भी 3, और 4 का मतलब है चारों युग्म सुमेलित हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि चारों युग्म सुमेलित हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ प्रश्न हम लोगों ने वन लाइनर रखे हैं और कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने थोड़ा स्टेटमेंट वाइज, जो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर दे देगा एक टॉपिक के बारे में 3 से 4 स्टेटमेंट के माध्यम से, जैसा पीसीएस के द्वारा पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। अफ्रीका देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय पार्क एमपी मध्य प्रदेश में बसाया गया है। और अभी यहाँ पर साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए हैं, जो इस बार दक्षिण अफ्रीका से हैं, और वो भी कूनो में रखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि में शामिल थी? तो ये हो जाएगा छेल्लो सो गुजराती भाषा। हालांकि इसको जो है कि प्राइज़ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 104 है, बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक राज्य पर्व है? तो ये तेलंगाना का एक राज्य पर्व है बथुकम्मा। आगे आइए, अगला प्रश्न है हमारा 105 नंबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर और लगातार छठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका एमपी का इंदौर। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ यहीं से आपको एग्जाम्स में लगभग 25 से 27 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, चाट लीजिएगा, घोल के पी जाना, लेकिन इसको रट के जाना। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखना है कि सत्य पूछा जा रहा है या सत्य नहीं। तो वे यूके के 57वें प्रधानमंत्री बने, वे जन्म और कर्म से हिंदू हैं, और वे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, वे लेबर पार्टी के सदस्य हैं। तो डी गलत हो जाएगा, वे लेबर पार्टी के सदस्य नहीं है बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। हैलोवीन समारोह के दौरान 29 अक्टूबर 2022 को मची भगदड़ में किस शहर में 150 से अधिक लोग मारे गए? एक समारोह हो रहा था, उसमें भगदड़ हो गई जिसकी वजह से लोग मारे गए। तो दक्षिण कोरिया के सियोल में। क्वेश्चन नंबर 108 है,
धावरी कुर्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धावरी कुर्वी भारतीय फिल्म इतिहास की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसमें केवल जनजातीय लोगों ने अभिनय किया है और धावरी कुर्वी का वर्ल्ड प्रीमियर गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा वर्ग में किया गया। धावरी कुर्वी को पूरी तरह से इरुला की जनजातीय भाषा में फिल्माया गया है। तो तीनों ही कथन सही है। इरुला जो है कि ये केरल की जनजाति है और इसी की पूरी भाषा में इस पिक्चर को फिल्माया गया है, जिसमें ये और साथ ही साथ में जो कैरेक्टर है ना वो भी सब जनजातीय कैरेक्टर ही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। परख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। थोड़ा सा ये जो है कि प्रिंटिंग करते समय ऊपर नीचे हो गया है। सेकंड है आपका परख का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यानी उसमें है, और केंद्र सरकार माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समग्र विकास के मूल्यांकन हेतु परख नामक विनियामक निकाय की स्थापना की योजना बना रही है और परख एनसीईआरटी के एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो 109 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप लोग देखेंगे कि 109 के चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये एनसीईआरटी के लिए एक परामर्शदात्री यानी कि सलाहकारी संस्था के रूप में भी काम करेगा। 110 नंबर प्रश्न है। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य दर्जा किन दो राज्यों को दिया गया? ध्यान दीजिएगा, यह प्रगति मैदान में लगाया गया था, जो है कि 110 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा उसका डी ऑप्शन हो जाएगा। केरल और उत्तर प्रदेश, इन दोनों को ही फोकस राज्य का दर्जा मिला। तो उत्तर प्रदेश लिखते ही यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2022 को इस बल्क ड्रग की आधारशिला रखी है, तो यह कहेंगे बिल्कुल सही। और इन्होंने इसकी आधारशिला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हिरोली में रखी। कहाँ पे? हरोली में। और इस पार्क के निर्माण लागत राशि 900 करोड़ रुपए से अधिक है और इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। तो 111 का सी है, क्योंकि इसका 900 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं है। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें आप 2-3 चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेल पुरस्कार जो हुए हैं इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इससे संबंधित है। आइए देखते हैं। इस वर्ष मात्र एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बिल्कुल सही बात है, और जिसका नाम है अचंता शरत कमल। इस वर्ष 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई, यह भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई, यह भी सही है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विकास के लिए खेल श्रेणी में लद्दाख की स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया, तो ये भी सही है। तो आपका 112 के हो गए बी ऑप्शन। तो आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ से याद हो गया और यही एक एक फैक्ट बन जाएगा प्रश्न आपका। 113 LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 23 अक्टूबर 2022 को इस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। मिशन के तहत 36 वन वेव उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन के लिए पहली बार GSLV Mk3 रॉकेट का वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया गया। वाणिज्यिक प्रक्षेपण, ये ध्यान दीजिएगा। तो 113 का हो जाएगा डी, कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। आइए अग्नि प्राइम के बारे में देखते हैं। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 अक्टूबर 2022 को इसका ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर्स द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये हवा से हवा में मार कर सकती है। तो 114 का ए हो जाएगा, क्योंकि हवा से हवा में नहीं बल्कि सतह से सतह ये मार करती है। अगला प्रश्न, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022। योग दिवस 21 जून को होता है और उसकी थीम पूछा जा रहा है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी आपका 21 जून 2022। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटीज। टूर ऑफ स्टडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से, सरकारी कर्मचारी की मात्राओं की नियमावली और आशा कर्मियों के कार्यकारी अवधि में सुविधाएं प्रदान करना, या सभी प्रकार के कार्मिकों को 15 दिन का सवेतन अवकाश दिए जाने के संबंध में। तो पहला सही हो जाएगा सैन्य बलों में जवानों की भर्ती से। ये जो अग्निवीर की जो भर्ती आप लोगों ने सुनी थी वो इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, I2U2 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA के बीच एक गठबंधन है। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें I से इंडिया, I से इजराइल, U से UAE और U से USA। तो ये इस तरीके से इसके बारे में है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के बारे में कौन सा कथन गलत है? एकल पुरुष फाइनल में राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को पराजित किया, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। और एकल महिला फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वाटेक ने अमेरिकी कोको गॉफ को इतने 6-1 और 6-3 से हराया। और ईगा स्वाटेक का यह चौथा ग्रैंड स्लैम है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, बल्कि चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न 119, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। तो इसका हो जाएगा 119 का सी आंसर, क्योंकि दोनों ही बातें आपकी सही दी हुई हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन। तो ये बिल्कुल सही है। और ध्यान देने वाली बात है कि इस पहल में हमारा भारत शामिल नहीं है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत को शामिल किया गया कि नहीं, तो आप याद रखना कि बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है 121, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में कौन सा कथन गलत है? यह अर्थशास्त्री खुफिया इकाई यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया था। सूचकांक के अनुसार डेनमार्क दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। भारत के पास सूचकांक के शीर्ष 100 शहरों में से कोई भी शामिल नहीं है और इसने 173 शहरों का स्थान दिया, यानी 173 शहरों पे इसने सर्वे किया। तो बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि डेनमार्क जो है कि नहीं, बल्कि वियना, ऑस्ट्रिया का वियना सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इजराइल ने 31 मई 2022 को अब किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये पहली बार है कि किसी मध्य अरबी देश के साथ इजराइल कर रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भुगतान विजन 2025 के बारे में। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसकी थीम है हर किसी के लिए भुगतान, हर जगह और हर समय, यानी किसी भी समय आप भुगतान कर सकते हो, हर एक व्यक्ति। ये डिजिटल मार्केट से समझता है, डिजिटलीकरण से। तो बी ऑप्शन इसका जो है कि सही हो जाएगा, कि बी तो सही है, लेकिन इसको भारत सरकार के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा नहीं जारी किया गया। आगे देखते हैं, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत भारतीय राज्यों की रैंकिंग और उनकी रैंकिंग के साथ मिलान करना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया था, उसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे हरियाणा को तो मिला है आपका तीसरा, और बात करेंगे महाराष्ट्र को तो इसको मिला है चौथे नंबर पर, और फिर हम बात करेंगे आपके कर्नाटक को, तो कर्नाटक को मिला है पहला स्थान और तेलंगाना को मिला है आपको दूसरा स्थान। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप। तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग यूपी की रैंकिंग बताइए। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के बारे में विचार कीजिए। भारत का वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है, यह बात सही है। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 1768 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो चीन की 1317 मिलियन की घटती आबादी से कहीं अधिक है। तो इसका जो है कि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 2050 तक नहीं बल्कि 2030 तक कहा गया है। अगला है 126, FIH यानी कि जो महिला हॉकी विश्व कप होता है 2022, उसके बारे में विचार करना है। तो यह FIH महिला हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है। यह टूर्नामेंट स्पेन और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त रूप से नीदरलैंड और उसके द्वारा। अगला है FIH महिला हॉकी विश्व कप महिला राष्ट्रीय क्षेत्र हॉकी टीमों के लिए एक विश्व चैंपियनशिप है, जो 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, 4 वर्ष में। तो कौन सा सही है इसमें? तो ये सभी कथन सही हैं, 126 का D। अगला प्रश्न है आपका 127, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो होता है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2022 की थीम क्या थी, यानी कि उसका विषय क्या था? तो ये हो जाएगा आपका यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी उसके कुछ तो फायदे और कुछ नुकसान भी हैं आपके टेक्नोलॉजी के। अगला प्रश्न 128, शरत कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित किया गया, यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया? तो ये टेबल टेनिस खेलने वाले व्यक्ति हैं, और ये टेबल टेनिस खेलने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 में मनिका बत्रा को भी दिया गया, मनिका बत्रा को। अगला प्रश्न है, एग्रो वर्ल्ड 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला है। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में किया गया। तो 129 का हो जाएगा C। ये दोनों ही सही है, जो एग्रो वर्ल्ड 2022 का मेला हुआ। अगला प्रश्न है, कुआफू वन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात है।
यह चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इसका प्रक्षेपण जो है कि किया गया लॉन्ग मार्च 2D के माध्यम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं, इसलिए सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है एडीपेक 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन है। यह 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 के मध्य अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 132 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फाल्कन हैवी रॉकेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो ये बात सही है। 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा अमेरिका से इसका सफल परीक्षण किया, यह भी सही है। USSF-14 मिशन हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया, तो यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह योजना लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु है, यानी हॉस्टल की सुविधा के साथ ही एजुकेशन होती है। और यह अनुसूचित जाति के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो 133 का हो जाएगा सी कि ये दोनों ही बातें सही है, क्योंकि ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए नहीं, और ये हॉस्टल की सुविधा के साथ है। अगला 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन कहाँ पड़ता है? MP। और आगे देखते हैं कि 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर, जो महाकाल मंदिर है वहाँ पे, के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह गलियारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। इस योजना के तहत निर्मित इस गलियारे में 2 प्रमुख द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार होंगे। तो कौन सा सही होगा? तो ये देखेंगे आपकी तीनों ही कथन सही हैं कि ये बनारस का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उससे भी ये बड़ा है। अगला है 135 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है 135 कि 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? COP27 और 31वां अरब लीग शिखर सम्मेलन और प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस। तो इसका मिलान आपको करना है। तो आइए मिलान करते हैं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो तो नाडी फिजी में हो गया आपका। कहाँ पे हुआ? नाडी फिजी में। और अगर हम देखें COP27 तो ये मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ है। इसके बाद 31वां अरब लीग सम्मेलन जो है अल्जीरिया में, और इसके बाद प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस अबू धाबी सऊदी अरब में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 136 है, नवंबर 2022 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के प्रथम निजी रॉकेट विक्रम एस के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह रॉकेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया गया, यह बात सही है। इस रॉकेट में 4D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, देखिए यह प्रश्न इस बार जरूर आ सकता है, लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन, तो यह भी सही है। यह भारत का प्रथम कार्बन फाइबर निर्मित ठोस ईंधन द्वारा संचालित विश्वसनीय रॉकेट है। 6 मीटर लंबा, 0.375 मीटर व्यास वाला, और यह रॉकेट 121.2 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है आपका। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1, 3, 4 तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि दूसरा क्यों लिखा है गलत? क्योंकि इसमें 4D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन नहीं लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, 28वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP28 की बात होगी, यानी कि कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका UAE, क्योंकि COP27 कहाँ हुआ? अभी मिस्र में हुआ, शर्म अल शेख में। SWOT की बात करें, SWOT के बारे में, नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा संयुक्त रूप से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन का लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष से किया जाने वाला पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण है, यानी कि जल सर्वेक्षण की बात हो रही है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया से लॉन्च किए गए इस उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया, यानी लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केरल के किस कृषि उत्पादन को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो अट्टापड़ी आवारा, अट्टापड़ी धुवारा और उन्ना टुकरा एलू। तो भैया एलू वेलू जो भी है, तो आइए इसका उत्तर भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। अच्छा अभी और भी है, यहाँ पे देखेंगे आप कंगलुरु, बेलुथुल्ली और कोडुंगलुरु पोटुवेलारी, बड़े खतरनाक नाम है ये। तो डी हो जाएगा, ये सभी याद कर लेना, अगर हो जाए तो, ना हो पाए तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस 2022 के अवसर पर किस संगठन ने काली मृदा की वैश्विक स्थिति पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की? ब्लैक सॉइल, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसके द्वारा यह जारी की गई है।
अगला प्रश्न है, मेंडस चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात करते हैं। यह धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है। यह भारी मात्रा में वर्षा करता है, वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका नामकरण म्यांमार ने नहीं किया है। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जारी जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार 257 अनुसूचित जनजाति जिलों में से कितने जिले या तो वन क्षेत्र या पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं? तो हो जाएगा आपका 230 जिले आते हैं। अगला है, वाजेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाई वाजेनार के बारे में देखते हैं। यह भारत आधिकारिक तौर पे 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता करेगा। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के एवं प्रौद्योगिकीकरण के हस्तांतरण पर जानकारी आदान प्रदान करते हैं। इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है और भारत वर्ष 2018 में इस व्यवस्था का सदस्य बन गया था। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। अब भारत कब इसका सदस्य बना ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैं सारे प्रश्नों का अगर डिटेल भी बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना समय नहीं है कि आप लोग रिवीजन कर पाएँ। हम लोगों ने इसीलिए प्रश्नों को क्या किया, इन्फॉर्मेशन के बेस पे रखा है कि अगर आप 4 स्टेटमेंट पढ़ते हो तो 3 उसमें जो सही है वो आपके स्टेटमेंट बिल्कुल कवर हो जाए और वो आपको तैयार हो जाए, वही आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न बन जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के संदर्भ में बात करते हैं। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन व वन भूमि का संरक्षण आदि है। इस संशोधन ने साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया जिसमें धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए धारा 49E को जोड़ा गया है। तो आप देखोगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि चारों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अगला है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका और महत्व पर जोर देना। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी हुई एक पहल है। तो इसका जो आपको सही उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ये सभी बातें सही हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन या सम्मेलन द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू की गई है? तो ये जो ग्लोबल शील्ड पहल है ये जो यूनाइटेड नेशन का जो COP27 शिखर सम्मेलन हो रहा था मिस्र में, वहीं पर इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरे दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका ने की। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने भी भाग लिया है। तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रा हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यहाँ पर, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका पहला संस्करण 28 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ जो 10 दिन तक चला। यह युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये तीनों ही बातें सही हैं। ऑस्ट्रा हिंद किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर के मध्य पणजी में हुआ। इस वर्ष महोत्सव का फोकस देश फ्रांस था। गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार था वो स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने जीता। और आगे देखते हैं, टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को वर्ष 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार भी दिया गया। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है, IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। इसकी बैठक 24 नवंबर 2022 को कोलंबो में हुई थी। IORA की स्थापना 1997 में हुई। इस बैठक में वर्ष 2023 से 25 के लिए की अवधि के लिए IORA उपाध्यक्ष के लिए भारत की उम्मीदवारों का समर्थन किया गया है। तो आप इसका देखोगे उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3।
आगे देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में विचार करते हैं। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना ने अपना पिछला खिताब वर्ष 1978 और 1986 में जीता। गोल्डन बूट अवार्ड अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को दिया गया और गोल्डन ग्लव अवार्ड अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज को दिया गया। तो 153 का जो हो जाएगा सी, 1, 2, 4 सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो गोल्डन बूट है वो अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को नहीं दिया गया, बल्कि किसको दिया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के कथन कौन से सही हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 से 27 तक 5 वर्षों के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को कवर करने का लक्ष्य है और इस योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयं सेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें प्रौढ़ शिक्षा का नाम परिवर्तित करके सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। तो 154 का हो जाएगा डी, कि ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो आप देख रहे होंगे कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो डिटेल से आप पढ़ते हैं उसको क्या किया गया, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला है, भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या है। भारत में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना, भारतीय संस्कृति विरासत और ज्ञान का प्रचार करना, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 155 का डी हो जाएगा, इसमें सभी बातें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को BSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है और यह DRDO तथा भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिज़ाइन की गई है। तो 156 का हो जाएगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अक्टूबर 2022 को सेहान करुणा तिलक को पद सेवन मतलब कि 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। यह किस देश के लेखक हैं, 2022 में दिया गया, तो यह श्रीलंका के लेखक हैं। 10 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की ही, मर्केल को नानसेन पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में सही कथनों पर विचार करना है आपको। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोस्तों ये सीरीज़ कंटिन्यूस रहे, 750 पूरे MCQ 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दिए जाएं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप लोग जो हमारे साथी हैं, सहपाठी हैं, चाहे वो मेरे बड़े भाई हों या मेरी बड़ी बहन या मेरे छोटे भाई हों, तो कम से कम उनका एक सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, वो चाहते हैं इस क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को कंटिन्यूस करें। बाकी इसकी जो डिटेलिंग की अगर हम बात करें, डिटेल से क्यों नहीं, तो डिटेल से दोस्तों घटनासार और घटना चक्र की करंट अफेयर्स क्लास में हम लोगों ने लगातार पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर में, साथ ही साथ दृष्टि और ध्येय के पेपर में भी यहाँ पे पढ़ लिया पूरा डिटेल से। तो बस यहाँ पर हम कम समय में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से, ताकि आपके दिमाग में वो सीधे बैठ जाए। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए पूर्व जर्मन चांसलर को नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार दिया गया। नानसेन पुरस्कार की स्थापना 1954 में मानवतावादी फ्रिडजॉफ नानसेन के सम्मान में की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं 159, 3 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता दी तथा स्वतंत्र घोषित किया। तो स्वतंत्र मान्यता देकर स्वतंत्र घोषित किया तो दोनास्तक, लुहानस्क, खेरसान क्षेत्र, जापोरिजिया, और ये सभी हो जाएंगे। अगला है 160, अक्टूबर 2022 में आयोजित साइबर सुरक्षा पावर एक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्ट इन ने अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा अभ्यास की मेजबानी की। इसका उद्देश्य IT/OT सिस्टम में साइबर घटना को पहचानना, विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना है। तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक में किसे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना। तो DY चंद्रचूड़, DI चंद्रचूड़ नहीं, DY चंद्रचूड़। और ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसे परिवार से हैं जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे और ये भी मुख्य न्यायाधीश बने। अभी तक के ऐसे एकमात्र ऐसे परिवार के सदस्य इसमें हैं।
अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संबंध में भारतीय समुद्र तटों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2022 में दो भारतीय समुद्र तट लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी तट और लक्षद्वीप में ही कदमत तट यानी कदमत बीच वैश्विक स्तर पर मान्यता और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है, तो यह भी सही है। तो 162 का हो जाएगा 162 का सी, ये रहा। एक और दो, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को भी चेंज किया गया। जो आप लोगों का माइंड सेट बैठ गया ना ए बी सी डी की कहाँ सी होगा, तो ऐसे गलत मत करिएगा, इसलिए आपके माइंड सेट को भी घुमाने की कोशिश की गई है। नवंबर 2022 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक से संबंधित कुछ कथन दिए गए। यह बैठक 1 नवंबर 2022 को वर्चुअली आयोजित हुई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आप देखिएगा कि जो शासनाध्यक्षों की जब मीटिंग ही लिखी हुई है तो यहाँ जगदीप धनखड़ जी तो हो ही नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो ए ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। आगे दिया है 164 नंबर प्रश्न। 22वें विधि आयोग, जो भारतीय विधि आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करते हैं। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और MC सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो 164 का हो जाएगा सी कि दोनों ही बातें सही हैं। वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी हैं। अगला प्रश्न है 165। भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय भूचंबकत्व संस्थान मुंबई महाराष्ट्र द्वारा इसका विकास किया गया है। यह अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित वाणिज्यिक OVH मैग्नोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। तो 165 का सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 11 अक्टूबर 2022 से 5 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित की गई है। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से पराजित कर पहली बार यह खिताब जीत लिया है। और देखते हैं कोई स्टेटमेंट है। हाँ, एक और है। इस टूर्नामेंट में दिल्ली के बल्लेबाज यश धूल ने सर्वाधिक 363 रन बनाए और फाइनल मुकाबले में सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया। तो 166 का डी वाला ही जो है कि क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था आपसे? पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनाई गई? पहली अश्वेत महिला तो केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। गीता गोपीनाथ के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर नज़र रखने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्हें अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। वह रघुराम राजन के बाद 7 जुलाई 2022 को इस दीवार पर नज़र रखने वाली दूसरी भारतीय भी बन गई हैं। तो बी वाला गलत हो जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि IMF की रही थी। किसकी थी? IMF की। 169 प्रश्न। अगला ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों में संयुक्त रूप से। 170 प्रश्न। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो 107वीं रैंकिंग मिली है, जो काफ़ी गंभीर स्थिति में रखी गई है। 171 प्रश्न। केंद्र सरकार ने MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया है? तो ये अग्रवाल समिति है, जिसका पूरा नाम क्या होगा? संजय अग्रवाल समिति है। आगे देख लेते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 172। PM श्री स्कूल योजना विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को प्रोन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और PM श्री स्कूल योजना की घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को की गई है। तो 172 का ए केवल सही है। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को नहीं की गई है। अगला प्रश्न 173। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कसाबा करोसी संयुक्त राष्ट्र संघ में 13 सितंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने और भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो तीनों ही बातें, मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। तो सी हो गया। 174 प्रश्न। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस वर्ष अपना मंगल मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया? वो कब तक जो है कि मंगल मिशन को भेज देगा? तो हो जाएगा आपका 2033 तक। कब तक भेजेगा वो? 2033, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
175 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये तमिलनाडु जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न है, फोरा बोट के संबंध में कौन सा कथन सही है? फोरा बोट एक प्रकार का रोबोट है। यह सूक्ष्म समुद्री जीवाश्मों की पहचान करने, श्रेणीबद्ध करने और उनमें बदलाव करने में सक्षम है। इसके प्रयोग से महासागरों के उद्भव व जलवायु का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। तो 176 का ए हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सॉक्स द्वारा 21 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जीडीपी अनुमान घट के 5.9 किया गया है और भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कैलेंडर वर्ष 2023 में इस वर्ष की अनुमानित 6.9 से 5.9 रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि में तीव्रता रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा जो है कि गलत है, क्योंकि शायद तीव्रता नहीं बल्कि मंदी देखने को थोड़ी सी मिलेगी, अर्थात गिरावट देखने को। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, विश्व बैंक ने नेविगेटिंग द स्टॉर्म शीर्षक से भारत विकास रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक ने? तो वर्ल्ड बैंक ने 6.9 बताया है। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक। किसको दी है? हिमालयी याक को। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पीसीएस में पूछेगा और जो स्टेटमेंट वाइज भी हैं वो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई है। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रति माह 5 रुपया किलो गेहूँ चावल, मतलब 5 किलोग्राम गेहूँ चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लगभग जो है कि आप देखेंगे कि 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था, वो पानी पीना था, गला सूख गया था। एक्चुअली गर्मी का समय चल रहा है और आप लोगों के लिए लगातार रात 2 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। चलिए, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 81 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया गया था। नए वर्ष में गेहूँ की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये क्विंटल जो है कि रखा गया है 2023 में? तो आप देखेंगे 2125 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? 2125 रुपये। 2125 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। आगे देखते हैं, जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन 2022 का किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये मॉन्ट्रियल के कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के तहत निम्नलिखित में से किस दर में 0.35% बिंदु की वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 184 का सी यानी 1, 2, 3 बैंक रेट, रेपो रेट और सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF में भी की गई है। 185 प्रश्न है आपका। 185 प्रश्न क्या कहता है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022-23 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश को मिली है? तो ये भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत को। और यह अध्यक्षता भारत ने फ्रांस से ग्रहण की है। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई न्यायालय परियोजना के तहत कतिपय पहलों का शुभारंभ किया गया। तो कौन कौन सी पहल यहाँ पर चलाई गई है यह भी देखने लायक है। तो आप देखेंगे वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल न्यायालय और S3WASAAS वेबसाइट। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों ही किए गए हैं। 187 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊनाकोटी के बारे में सही नहीं है? त्रिपुरा स्थित ऊनाकोटी को पूर्वोत्तर भारत का अंकोर वाट कहा जाता है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच विकसित ऊनाकोटी शैव तीर्थाटन स्थल था। ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से 1 कम के रूप में, और यहाँ मुख्य रूप से शिव की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो डी गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से शिव की ही नहीं, शिव की, गणेश की, पार्वती की, इवन कि विष्णु की भी देखने को 1-2 मूर्तियाँ मिली हैं। 188 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेसवे के नाम से जाना गया है? तो समृद्धि एक्सप्रेसवे जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है वो हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर और मुंबई, नागपुर से मुंबई एक्सप्रेसवे। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 188 का बी।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के 18 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में नोएडा और अयोध्या को सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 189 का आपका सी हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस दिनांक से प्रभावी हो रहा है। तो 29 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2022। अगला प्रश्न है, समाचार की सुर्खियों में रहे लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति और हानि की भरपाई किए जाने से जो विकासशील देशों में की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद द्वारा तैयार किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पुदुचेरी को प्राप्त हुआ है। और सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो बिहार, झारखंड को। और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ईमा किथल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ईमा किथल 500 वर्ष पुराना केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित एक बाजार है, केवल विवाहित महिलाओं द्वारा। 1533 ईस्वी में स्थापित यह बाजार मणिपुर राज्य में की राजधानी इम्फाल में स्थित है। इसे मदर्स मार्केट या खैरबंद बाजार भी कहा जाता है। तो ये देखेंगे आपके यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं और ये इस बार पूछने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, बम साइक्लोन। तो बम चक्रवात क्या है, केंद्रीय दाब 24 घंटे के भीतर कम से कम 24 मिलीबार गिरने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला बर्फीला तूफान है। ये गहरे समुद्र में किसी विस्फोटक के गिरने से उत्पन्न होने वाला विक्षोभ, ऐसा बम जो चक्रवात जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, और कम तीव्रता वाला नाभिकीय हथियार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला स्टेट आंसर सही है। अगला है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेड एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2022 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादनीय आस्तियां जो सकल अग्रिमों का कितने प्रतिशत थी। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 5.0%। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन से कथन पे मतलब विचार करना है हमें। तो रेल मंत्रालय देश के 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का विकास करेगा और प्रस्तावित स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, ब्लास्टलेस ट्रैक, 5G कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी देखने को आपको मिलेंगी। तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न 197, 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण बंद कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क मिलेगा। तो ये बात सही है और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देश में कौन सा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जनपद हो गया। तो बुरहानपुर एमपी हो गया है, जो एमपी में है। अगला प्रश्न है मुंडवानी के बारे में। तो मुंडवानी बांध इको पार्क तथा अनन्या वाटिका इको रेस्टोरेशन पार्क सहपीठ झील समाचार में जो है कि सुर्खियों में रही है। तो ऐसा किस कारण से हुआ है मुंडवानी बांध इको पार्क के बारे में। तो ये दोनों क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट द्वारा विकसित खनन पर्यटन प्रबंधन का हिस्सा है और इन क्षेत्रों को प्राकृतिक पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। इन क्षेत्रों को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है। या आगे देखते हैं हम कि इन केंद्रों पर पर्यावरण पुनर्बहाली का प्रशिक्षण किया गया है। तो आप देखोगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, कि दोनों ही क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट द्वारा विकसित खनन पर्यटन प्रबंधन का हिस्सा भी हैं। और आगे देखते हैं हम अब अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे 200 प्रश्न। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये हो जाएंगे आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, इनको ही मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। और अब हम लोग कल से करेंगे क्वेश्चन नंबर 201, जो जन विश्वास से हम शुरू करेंगे। विधेयक से एक विधेयक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हुए कल शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास को। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक जो है कि कहेंगे
कमेंट करके अपना सपोर्ट देते हैं लाइक करके, तो ये सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यूस रखने की सोचेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो इतना रात में जग जग के आप लोगों के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा उसका जो है कि। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बस यही आपसे एक शिकायत है मुझे। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि ये शिकायत भी मेरी दूर हो जाए और अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर कीजिए और उनके बारे में भी ये बताइए जो ये चैनल की तैयारी करना चाह रहे हो PCS की, तो यहाँ पर उनके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।